हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज हम चैप्टर 3 को पूरा ख़त्म कर देंगे और एक बार टाइम मिला तो रिवीजन भी कर लेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन हमारे चैप्टर 1 में पेंडिंग थे चैप्टर 3 से रिलेटेड वो डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा चैप्टर 3 जो है वो पैक कर देंगे। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले आज का टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको पहले एग्जांपल देना चाहूँगा। उसको एग्जांपल देने के बाद मैं इस टॉपिक पे वापस आऊँगा। लेट सपोज एप्पल कंपनी है, हम शुरू से ही एप्पल कंपनी को बेस लेके चल रहे हैं। लेट सपोज एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और नया प्रोडक्ट जो लॉन्च करना है उसका नाम है, मान लीजिए i30। ठीक है, ये एक लैपटॉप जैसा भी है और प्लस ये जो है ये फ़ोन का भी काम करता है। ठीक है सर, ये एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, इसकी प्राइसिंग उन्होंने रखी है 2 लाख रुपीज़। ठीक है सर, अब क्वेश्चन मेरा ये है, एक बात बताइए, इसका प्राइस क्या होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? आपने चैप्टर 1 में मेरे साथ पढ़ा था, टॉप मैनेजमेंट देखता है कि चीज़ों को कहाँ कैसे रखना है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। i30 को लॉन्च करना चाहिए, एक नया प्रोडक्ट है, ये टॉप मैनेजमेंट देखता है। और जो मिडल मैनेजमेंट होता है वो ये देखता है कि भैया, मिडल मैनेजमेंट देखता है कि इस प्रोडक्ट को किस एरिया में, किस ज्योग्राफी में, किस डिवीज़न में ले जाना चाहिए। और फाइनली जो प्राइस वगैरह है कि किस सेगमेंट के लिए क्या प्राइस होना चाहिए, वो फंक्शनल लेवल में डिसाइड होता है मिडल लेवल के द्वारा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एप्पल कंपनी को अपना फ्यूचर देखते हुए कि हमारे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कहीं वो अब लॉयल्टी खो तो नहीं रहे हम लोग, हमारी ब्रांड खराब तो नहीं हो रही है, क्या 2 लाख का नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्या इसमें सच में लोगों को जो प्राइस वो पे करेंगे उतनी यूटिलिटी मिलेगी। दिस इज ऑल थिंग इज कॉल्ड प्लानिंग। हम क्या देख रहे हैं? प्लानिंग। अब एक बात बताओ, एक लैपटॉप और फ़ोन को कंबाइन करना, ठीक है सर, क्या इसमें R&D नहीं लगी होगी? लगी होगी। क्या इसमें ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी? होगी सर। जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके स्टाफ हैं, उनकी जो सैलरी पेमेंट है, वो सब कुछ ह्यूज कॉस्ट में आता है, R&D के अंदर आता है। एकदम से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन जाता, वो नई चीज़ें रिसर्च करते रहते हैं, तब जाके नई चीज़ें सामने लेके आते हैं। ओके, इसमें अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दी जाए और किस चीज़ के R&D पे पहले पैसा लगाया जाए, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें टॉप मैनेजमेंट शामिल होगा कि नहीं होगा, या अपने आप ही जो वहाँ पे चाय पिलाता है, भाई साहब चाय ले लो, चाय ले लो, ये चाय पिला ले। अच्छा, चाय बनाने वाले भैया एक बात बताओ, नई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कौन सा नया प्रोडक्ट लानी चाहिए, क्या वो चाय वाले भैया इस चीज़ को डिसाइड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके, एक बात बताओ, i30 जो है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कार की बात कर रहा हूँ, ये आईफोन है। ठीक है, आईफोन है, आईफोन का एक नया वर्जन आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। क्या सच में? जस्ट अ डेमो एग्जाम्पल, जस्ट समझते हैं। एक बात बताओ, क्या ये फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा? हाँ सर, फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करेगा। हाँ सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। सर क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्ट गलत होता है तो हमारी लॉन्ग टर्म जो सर्वाइवनेस है वो खतरे में आ जाती है। सर क्यों? क्योंकि अगर हमने लॉयल्टी खो दी, इतना महंगा प्रोडक्ट दिया लोगों को, और लोगों को महंगा प्रोडक्ट देने के बाद भी अगर उन्हें पसंद नहीं आया, हमारी ब्रांड वैल्यू डाउन हो गई या कोई दिक्कत आ गई, तो क्या होगा हमारे साथ? सर बात तो आप सही कह रहे हो, हो सकता है आप बिल्कुल सही कह रहे हो और ऐसा होता हो, बिल्कुल ठीक है। टॉप मैनेजमेंट शामिल होगा, इसमें फ्यूचर इम्पैक्ट पड़ेगा, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, और भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं। जैसे इसे मैं कहता हूँ दो धारी तलवार। दो धारी तलवार क्यों? क्योंकि एक का इम्पैक्ट दूसरे को भी इम्पैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि अगर मान लो दो प्रोडक्ट एट अ टाइम है, प्रोडक्ट ए भी है, प्रोडक्ट बी है, अगर ए पे कंपनी ज़्यादा फोकस करेगी तो ऑब्वियसली बी पे थोड़ा डाउन हो जाएगा, बी पे अगर ज़्यादा फोकस करेगी तो ए थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो आपस में एक दूसरे का रिलेशन होता है डिपार्टमेंट वाइज, कि अगर एक को प्रायोरिटी मिलेगी तो दूसरे की प्रायोरिटी कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमें देख के चलनी पड़ती है। ये अब अभी इसी को हम अभी सिग्निफिकेंस और बाकी सारी चीज़ें देख चुके हैं। इसी को क्वेश्चन 1 में कई जगह पूछा गया था, मैंने कहा था मैं आपको चैप्टर 3 में बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, एक न्यूज़ में आया हुआ था कि जो जियो है वो तैयारी में है 5G के।
अब बताओ 5G लॉन्च करना है, ये बच्चों की बात है, ये टॉप लेवल करेगा। क्या इसमें कॉस्ट कितनी आएगी, कौन डिसाइड करेगा? जियो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो देखेंगे, शेयर होल्डर से भी पूछेंगे। अच्छा, उनका फ्यूचर इस इम्पैक्ट करेगा। क्या जियो 5G लाने की वजह से बाकी सेगमेंट्स पे इम्पैक्ट आएंगे? बिल्कुल आएंगे। एक धारी दो तलवार, एक तलवार दो धारी, हाँ समथिंग ऐसे कुछ होता है हिंदी में। एक तलवार और दो धार, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग के दो इम्पैक्ट, ठीक है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ह्यूज कॉस्ट होगी, R&D होगी। सर ये क्यों बता रहे हो? आइए मैं दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ। और चैप्टर को आज हमें फिनिश भी करना है। मैं आपको दिखाता हूँ जो भी मैंने आपको बताया ना अभी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है। देखो, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, एक स्ट्रेटजिक डिसीजन लेते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इट इज़ अ मैनेजेरियल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? मैनेजेरियल। बड़े लोग, समझदार लोग, टॉप लेवल, टॉप मैनेजमेंट इन चीज़ों को देखता है। और सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढना होता है हमें। देखो, एक शाहरुख खान सर की स्पीच मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताई होगी, अगेन बताता हूँ आपको। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि लोग जब सक्सेस लेनी होती है तब तक बहुत मेहनत करते हैं कि हम सक्सेस पे पहुँचें, लेकिन सक्सेस मिलने के बाद वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन्होंने सोचा अब तो हम सक्सेसफुल हो गए, अब तो हम जो करेंगे सही होगा। नहीं सर, आपको ऑलवेज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, उस परिस्थिति के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ऑलवेज आपको सिलेक्ट करना होगा आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव कोर्स फॉर द पर्पस ऑफ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। डिसीजन में भी ऑपरेशनल, टैक्टिकल और ऑपरेशन, या फिर आप इसको बस ये रखो, ऑपरेशन एंड टैक्टिकल, इस तरीके को छोड़ दो आप। उसके बाद उसने कहा स्ट्रैटेजिक डिसीजन में क्या होता है। देखो क्या क्या है, आइए एक बार देखते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि उसका फ्यूचर इम्पैक्ट करेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, ठीक है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज हमें अपना प्रोडक्ट जो होगा वो लॉन्च करना होगा। जैसे मैंने अभी 5G का एग्जांपल लिया कि 5G आने वाला है। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे i30, i20, इन सब चीज़ों का। एप्पल ने कहा कि हम भी एक i30 मॉडल बनाएंगे, मतलब जैसे आपका iPhone 11, iPhone 12 है तो उसी में i30 वर्जन बनाएंगे नया, ठीक है। अच्छा, यूजली मल्टी फंक्शनल, मतलब डुअल इम्पैक्ट होते हैं, मल्टी बिजनेस कंसिक्वेंसेस, एक का इम्पैक्ट दूसरे पड़ता है, इसको आप बोलोगे कि एक का इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है, ओके। और ये हमने देख लिया फ्यूचर ओरिएंटेड। उसके बाद है कि ये आपकी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म को भी इम्पैक्ट करता है। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म, यानी उसकी जो गोइंग कंसर्न है उसको भी इम्पैक्ट डालता है। सर, फ्यूचर ओरिएंटेड और गोइंग कंसर्न दो अलग अलग चीज़ है? हाँ बिल्कुल। फ्यूचर ओरिएंटेड, जैसे आपको पता है, आप पढ़ रहे हो कि आप जिंदा रहोगे, ये आपका फ्यूचर है। क्या ये फ्यूचर है? नहीं, ये गोइंग कंसर्न है। मेरा फ्यूचर, मैं बड़ा होके एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनूंगा, मैं एक लॉयर बनूंगा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, ये है आपका फ्यूचर। गोइंग कंसर्न और फ्यूचर दोनों अलग अलग चीज़ होती है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म की जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी इम्पैक्ट है, जो भी वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, उन चीज़ों को टाइम टू टाइम प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म मतलब देखना पड़ेगा, कहीं इससे हमारा गोइंग कंसर्न खतरे में ना हो जाए। जो भी चीज़ें की जा रही है उससे फ्यूचर इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद वो ये कहता है कि फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करते रहो, क्या बोलता है? फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करो। एक बार बोलो मेरे साथ, फर्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज करो। मतलब मैंने आपसे कहा था चैप्टर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। अब मान लो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन बिजनेस की, ठीक है, और मैं एक शॉप घर पे खोल लेता हूँ और मैं कहता हूँ भैया कपड़े ले लो 10 के 4 शर्ट, वो नहीं चलेंगे, बट उसी को मैं अमेजोन पे डाल दूंगा, वो चलेगा। देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है। और थ्रेट ये है कि भैया आप जल्दी से ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा पैसेंस रखना होगा, लगातार काम करना होगा ताकि आप अपने आप को ग्रो कर पाओ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि भैया इसमें इन्वॉल्व होता है कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, कि किस रिसोर्स को कहाँ लगाना है, किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो है वो शामिल होती है, मतलब वहाँ के जो CEO हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे। एक चाय वाला कांट टेक अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन,
ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक चाय वाला कभी डिसीजन नहीं ले सकता, इसके लिए एक ऐसा दिमाग चाहिए जो चाणक्य माइंड हो, हाँ, फ्यूचर ओरिएंटेड सोच सके। ये आपका 5 स्टार टॉपिक है सर। ये ही एग्जाम में और चैप्टर 1 में जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े सारे इसी से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद जॉइच एंड ग्लैक ने एक डेफिनेशन दी है, वैसे ये रटना मत, ये बस लर्निंग के लिए है, ठीक है, बस पढ़ लो मेरे साथ, रटने की जरूरत नहीं है इसे। एग्जाम में ये लिख देना और जो हमने पॉइंट्स पढ़े उसमें से 5-6 पॉइंट्स लिख देना एग्जाम में, काफ़ी रहेगा। जैसे लॉन्ग टर्म होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, टॉप लेवल होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, मल्टी फंक्शन होता है, डायमेंशनल होता है, इस तरीके से पॉइंट्स लिखना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूज कॉस्ट, ठीक। ये क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन इनकम्पास द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्ट्स ऑफ टू बी हैंडल्ड, markets to be served, functions to be served, major policies needed for the organizations to execute these decisions to achieve the strategic objectives. Okay, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं प्लानिंग पे। प्लानिंग पे ऐसा इसका एग्जांपल रहा, देखो लॉन्चिंग 5G बाय जियो जो था वो 5G लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। जियो मार्ट भी आ रहे हैं, रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट। उनकी अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो 3D ग्लासेस भी आ रहे हैं कि कॉल करोगे आपको 3D दिखाई देगी जिस भी बंदे से बात करोगे। इस तरीके से वीडियो कॉल होते हैं तो उसमें 3D कॉल भी आएंगे कि जैसे सपोज आप उसे देख नहीं रहे लेकिन 3D में उस बंदे की फ़ोटो, पिक्चर्स, उसकी मूवमेंट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे एजुकेशन पर्पज़ में वो मतलब कि ग्लासेस जो है बहुत यूज़ होंगे। यूट्यूब पे आप सर्च करना, यूट्यूब पे गूगल पे आपको मिल जाएगा वो। तो प्लानिंग को मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप सोच पाओ। देखो अगर मैं इसे इस बेबी लेवल से सिखाऊंगा तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आप अपने एंगल से देखोगे, एक 12th पास, एक 10th पास, एक CA फाउंडेशन पास, मार्केट लेवल से आप नहीं सोच पाओगे। इसलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपकी जो थॉट है वो ऊपर जा सके। प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड, जो प्लानिंग होते हैं ना वो भविष्य से रिलेटेड होती है। वेरी गुड। इट इज रिलेटेड टू डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन द फ्यूचर। आप भविष्य में क्या करना चाहते हो इस बात का ध्यान रखती है। टुडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ द ईयर्स। आज क्या करोगे, कल क्या करोगे, हर 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, आने वाले वर्षों में आप क्या पहुंचना चाहते हो, ये आपकी प्लानिंग कहलाएगी। एंड जनरेटिंग ब्लूप्रिंट्स फॉर द एक्शन, आपको ये बताएगा कि आप जिस नक्शे कदम पे चल रहे हो उससे क्या होगा, ठीक है। आप जिस नक्शे कदम पे चल रहे हो उसका भविष्य क्या होगा वो आपको ये बताएगा। गुड प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ द गुड मैनेजमेंट। अगर एक प्लानिंग अच्छी है, ये हमेशा एक गुड मैनेजमेंट का सिंबल होता है। लेट सपोज एक आपके टाइम से सिलेबस हो रहा है, आप टाइम से रिवाइज कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको किसी ने गाइड किया होगा। आपके अंदर अच्छे संस्कार है तो कहते हैं माँ बाप ने अच्छा पढ़ाया होगा, अच्छा सिखाया होगा। तो उसी तरीके से एक अच्छी प्लानिंग जो है एक अच्छे मैनेजमेंट को इंडिकेट करती है कि मैनेजमेंट अच्छा है तो टाइम टू टाइम अच्छे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, व्हाट रिसोर्सेज कैन बी ऑब्टेन एंड अलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय। हमारे पास आज के समय में क्या रिसोर्सेज हैं, आने वाले समय में क्या रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और किस तरीके से अपने एम्प्लॉय के लिए प्रॉपर अलोकेशन करना पड़ेगा, किसको क्या रखना है। एग्जांपल लेते हैं, 5G लॉन्च करना है, नए सर्वर उन्हें लेने पड़ेंगे, नए उन्हें सिग्नल्स के लिए बड़े बड़े खंभे दोबारा से लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जहाँ से जो टेलीकम्युनिकेशन जो है सप्लाई होता है, टावर दोबारा से लगाने पड़ेंगे, दोबारा से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, नए सिम्स इशू करने पड़ेंगे, नई प्लानिंग बननी पड़ेगी। जैसे 4G के टाइम में उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया था 1 साल के लिए, तो वैसे ही अब दोबारा से उन्हें ये करना पड़ेगा, फिर 5G के लिए एक नया फ़ोन लाना पड़ेगा। उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। अब स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है? स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। पहली बात तो आप ये जानो कि आप क्या करना चाहते हो। आप ये देखोगे ओए मार्केट में वो कर रहा है, उसे देख के अगर आप अपनी प्लानिंग डिसाइड करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हाँ, आप सामने वाले को देख सकते हो, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, इस चीज़ पे आप काम कर सकते हो। सामने वाला कैसे डील कर रहा है आप उस चीज़ पे काम कर सकते हो, लेकिन आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आपको इंस्पिरेशन लेनी होगी, आपको अपने आप को धीरे 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 करके इंप्रूव करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, आप मार्केट को क्या सर्व करना चाहते हैं। रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें लेने पड़ेंगे। अब लेट सपोज मैंने ये सेटअप बनाया, मेरे पास एक जो सिस्टम है अराउंड 3 लाख का सिस्टम है, उसमें ग्राफिक कार्ड अराउंड 1 लाख का ओनली ग्राफिक कार्ड है। तो मुझे रिसोर्सेज लेने पड़े ताकि मेरी प्रोसेसिंग स्मूथ हो, एडिटिंग बहुत इजीली हो। अब कैमरा लेना पड़ा एक प्रॉपर, जैसे मैं शुरू में वीडियो बनाता था वेबकैम 10-12 हज़ार रुपये का था, उससे बनाता था, लेकिन उसमें फ़ोटो थोड़ी छोटी रखनी पड़ती थी, क्वालिटी अच्छी आती नहीं थी।
जो क्लियरिटी आपको यहाँ दिख रही है उसमें नहीं दिखती थी। अब यहाँ पे 4K लगाना पड़ा, सोनी का पैसे लगते हैं। यहाँ पे एक टैबलेट रखना पड़ा 1.5 लाख रुपए का, जिससे मैं लिख सकूँ, मैं प्रैक्टिकल, कॉस्टिंग, अकाउंट, FM जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकूँ। आपको समझ में आ रहा है? तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मतलब मुझे किस रिसोर्सेज की, किस प्लानिंग की कहाँ कैसे नीड पड़ेगी, मुझे ये देखना पड़ेगा। टू अटेन दीज ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज टू गवर्न द एक्विजिशन, यूज एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिसोर्सेज। Strategic planning involves a fact of interactive and overlapping decision, leading to the development of an effective strategy for the firm. Strategic planning determine where an organization is going over the next year. भविष्य में आप कहाँ जाना चाहते हो, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो, भविष्य में आप क्या पाना चाहते हो, ये डिसाइड करेगी आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे है। जैसे आपने कहा कि सर मुझे टॉप 4 फर्म्स में जाना है, मुझे वर्ल्ड की बेस्ट ये फर्म बनानी है, मुझे बेस्ट प्रोफेशनल बनना है जिसकी क्लाइंट फीस तकरीबन साल का हर क्लाइंट 20 लाख रुपए दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपके अंदर वो दम होना चाहिए। यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। हेलो सर, हाउ आर यू सर। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आप उन्हें क्या क्या बेनिफिट दे सकते हो। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है, पोटेंशियल, आप कर सकते हो, लेकिन वो बनने के लिए, वो पाने के लिए आपको आज भी मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसके बाद है क्वेश्चन, ये है डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी और इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन हाँ मैं गाइड कर देता हूं अभी, ठीक है। डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, मैं आपको समझा देता हूँ। डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि आपको प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था। प्रोएक्टिव ये कहता है कि पहले से R&D कर लो, पहले से ट्रेंड को समझ लो, पहले से एक्सपर्ट लोगों से बात कर लो और देन अपनी प्लानिंग को डिसाइड करो कि मुझे किस तरीके से काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। मोदी जाएंगे, मित्रों कल से GST का रेट 50% हो गया है। 50%? सारा मार्जिन खत्म, सिर्फ टैक्स। हम क्या करेंगे भैया, धंधा। मित्रों कल से लॉकडाउन है। अरे यार, अभी तो मैंने इतना सारा स्टॉक में पैसा लगाया 5 लाख रुपए, अब वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो तो खराब हो जाएगा। तो अनसर्टेनिटी जो है वो आती रहेगी। डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी, आपको एकदम से ये नहीं सोच लेना है कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो परफेक्ट होगी। कहीं ना कोई दिक्कत, समस्या आती रहेगी। जैसे मैं आपको ट्रूली फैक्ट बताऊँ, ये मेरा जो मॉनिटर है इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। अब ये 15-20 दिन के लिए वो कह रहे हैं कि सर मुझे ये ले जाना पड़ेगा, ठीक, अगर आपको करवाना है तो। अब या तो मैं नया ले लूँ या तो 20 दिन के लिए क्लासेस रोक दूँ, क्योंकि 20 दिन का गैप क्लासेस में कर दूंगा तो आप लोग कहोगे सर अपना प्रॉमिस नहीं निभाया आपने। आप समझ पा रहे हो मेरे को कि हमें वाइड कमिटमेंट करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, कि हमें तो डिलीवर करना पड़ेगा ना। हम ये तो कह नहीं सकते कि ख़राब हो गया इसलिए, तो बोलिए आप अपना मैनेज करो ना, इससे हमें क्या। आपको समझ आ रहा है? तो वही वो कह रहा है कि अनसर्टेनिटी आएगी। आपने जो प्लानिंग की थी, अब मैंने कहा कि मैं 30 सितंबर तक का SM खत्म करा दूंगा, 2nd चैप्टर मतलब 2 चैप्टर मेरी साइड से खत्म हो रहे हैं। इसके नेक्स्ट हम क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसके नेक्स्ट हम 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको वो यही सिखा रहा है कि भैया दिक्कतें आएंगी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द प्रॉब्लम्स। आप समस्याओं से भाग नहीं सकते हैं, समस्याएं आएंगी। तरीका क्या है? तरीका इसमें ये बताया गया है कि देखो समस्याएं बहुत सारी हैं। अब लेट सपोज एग्जांपल लेता हूँ। समस्या ये है कि मैं अपनी लाइफ की एग्जांपल लेता हूँ। समस्या ये है कि आज मुझे बाल कटवाने जाना है, दाढ़ी बनवानी है, लेट सपोज एग्जांपल। तो क्या मैं वीडियो बनाने के बाद ही काम कर सकता हूँ? हाँ सर, वो तो आप कर सकते हो। क्या ये आपकी प्लानिंग में था? बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझे 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे वहाँ पे, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम को पहले कैटेगराइज करो। जैसे आपने ABC कॉस्टिंग में सीखा होगा, कैटेगरी ABC, ABC एनालिसिस। तो वो ये कहता है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसे सॉल्व करो। अब समस्याएं तो आती रहेंगी, समस्याओं का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं सारी समस्याओं को सॉल्व करने लग जाओ। लाइफ में मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, अब मैं ये नहीं कि सबके पीछे भागने लग जाऊँगा। मैं सबसे पहले वो सिलेक्ट करूँगा जो मेरे लिए मोर बेनिफिशियल है, जो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा एक्वायर कर सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा बेनिफिट जहाँ से मिलेगा, मैं हमेशा उस चीज़ को ऑप्ट करने की कोशिश करूँगा। वर्ड को समझिएगा। तो सबसे पहले सारी समस्याओं को एनालाइज कर लो, एक कागज़ पे लिख लो सारी समस्याओं को। जो सबसे पहले समस्याएं आ रही है उसमें कैटेगरी रखो, किसकी वजह से मेरी ऑपरेशनल एक्टिविटी रुक सकती है, किसकी वजह से मेरे काम में इंटरप्शन हो सकती है। उस समस्या को सबसे पहले सॉल्व करो। जब वो समस्या सबसे पहले सॉल्व हो जाएगी, शब्दों को पकड़ेगा, जब वो समस्या सबसे पहले सॉल्व हो जाएगी, देन देखना कि इसके बाद कौन सी समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, देन उसको डील करना। आपको यही बात इन बातों में बताई गई है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा।
चैप्टर 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे मेरे दोस्त, गिव मी 1 सेकेंड। आइए चैप्टर 1 में चलते हैं। अच्छा ये चैप्टर वन में कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े होंगे आपके लिए, आप आई थिंक मैं देख लेता हूँ। सारे क्वेश्चन अब आपके हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन मेरे साइड से शायद छूटा होगा, देखो आप, ये मैंने लास्ट टाइम छोड़ा होगा आपको, अब आप कर सकते हो। वो कहता है क्या क्या कहता है, टॉप मैनेजमेंट होगा, अलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट होगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी, यहाँ कहाँ पैसा पहले लगाएं नहीं लगाएं, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी पे, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, मेजर मल्टी फंक्शन होगा, ऑनेस्टी कंसीडर फैक्टर्स इन द फर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आपको देखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है। ओके उसके बाद वो क्या कहते हैं, देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया हुआ है, ये डिसीजन मेकिंग क्या है आपने पढ़ लिया, डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सर ये बहुत ही रिपीटेड बेसिस क्वेश्चन है जो आज हमने पढ़ा है। अब तक हमने कितनी देर पढ़ी, बस 20 मिनट पढ़ा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको छोड़ नहीं सकते। जो हमने पढ़ा है वही है, लेकिन इसको थोड़ा तमीज़ से आप यहाँ पे क्वेश्चंस के दौरान पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके और देखते हैं सर अब ये क्या कहते हैं, यू आर अपॉइंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ XYZ। सर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने एक ही बार लिखा है नवंबर 2011, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 11 में आया है, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। मैंने बस एक ईयर मार्क किया है। कह रहा है बीइंग अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर व्हाट शुड बी योर टास्क टू परफॉर्म, आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो आप क्या क्या करोगे, आप पर्पस देखोगे, अपने उसके अकॉर्डिंग आप मिशन बनाओगे, गोल्स सेट करोगे, उसके बाद आपका बिजनेस किस चीज़ में है आपको ये देखना पड़ेगा, आपको रिसोर्स को अलोकेट करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करने का पड़ेगा स्ट्रेटजी को, और उसके बाद आपको लीडरशिप जो है वो देखनी पड़ेगी, मैं क्या कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद व्हाट आर द मेजर स्टेजेस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, क्या क्या होता है, डेवलप करो विजन मिशन को, परफॉर्म करो इंटरनल एक्सटर्नल को, फिर इस्टेब्लिश करो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को। अब सर ये इजी क्यों है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें चैप्टर 3 में मेरे साथ पढ़ चुके हो, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं बोलूँगा और आपको सब कुछ रिकॉल होगा। अगर ये पहले क्वेश्चन डील किए होते तो आप कहते सर ये तो पढ़ा है नहीं आपने, इसलिए मैंने कहा था चैप्टर 3 की बात करेंगे। जनरेट इवेल्यूएट एंड सेलेक्ट करेंगे स्ट्रेटजी को, इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजी को, और मैनेजमेंट के इशू देखेंगे, उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजी में, फिर मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, R&D, MIS इशू देखेंगे, फिर इवेल्यूएट करेंगे और मेजर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को कि जैसा हमने सोचा है वैसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने पहले छोड़ोगे। स्ट्रेटजी से क्या इंश्योर होता है ये आप देख सकते हो, बाकी अब मेरे लिए सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं अगेन आपके आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन बैंक पे, गिव मी 1 सेकेंड। ये तो अभी चैप्टर नंबर 2 में बहुत क्वेश्चन है मेरे भाई, 5-6-7 केस स्टडी तो चैप्टर नंबर 2 में ही है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रेटजी, आप डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रेटजी का मतलब आप अच्छे से सीख चुके हो, मेरे लाइक क्वेश्चन नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रेटजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ अ कंपनी फ्यूचर, कमेंट, ये आपको भविष्य बताता है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो। तो इसमें विजन होता है, इसमें मिशन होता है। फिर वो क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट अ स्ट्रेटजिक विजन स्टेटमेंट एनी वेल नोन नेशनल लेवल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यू आर फैमिलियर विद, जिसको आप जानते हैं, यानी वो आपको ICI के बारे में कह रहे हैं। ICI का मैंने बोला था आपको मिशन और विजन पता होना चाहिए, आप उसे छोड़ नहीं सकते, तो इन्होंने ICI के बारे में कहा है। और फैमिलियर विद का मतलब IIM मत डाल देना भैया, ठीक है, आपका कॉलेज का मत डाल देना, यही डालना है ICI। अगर आपको मार्क्स चाहिए पूरे, ICI ही होना चाहिए, ठीक है। ओके उसके बाद है एक्सप्लेन द 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है, ये वाला पॉइंट किसी भी हालत में आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपका मिशन होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद इसमें आपको देखना होता है कि भैया मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म जो चॉइसेस हैं वो सोचनी पड़ेंगी कि आज हमें क्या करना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए सर, आपका मिशन स्टेटमेंट। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इन्हीं 3 के बेस पे अपना आंसर लिखना है, ठीक है सर। उसके बाद मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी फोकसेस ऑन द क्वेश्चन हु वी आर एंड व्हाट वी डू, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये सारी चीज़ लिख सकते हो। मिशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, मुझे कुछ नया यहाँ नहीं पढ़ाना है। राइट सम एग्जांपल ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, इसके लिए स्टार लगा लीजिएगा। मैंने आपको एप्पल का रटने के लिए बोला था, अमेजोन का बता सकते हो, टाटा का बता सकते हो, जिसका भी आपको याद हो बता सकते हैं। लेकिन अगर जब भी वो एजुकेशनल बोलेगा तो कोशिश कीजिएगा ICI का मेंशन करके आए,
और अगर यहाँ पे अगर ICAI का लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ICAI का इन्होंने भी लिया है, ICAI का आप भी कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा। उसके बाद व्हाट टिप्स यू कैन ऑफर टू राइट अ मिशन स्टेटमेंट। तो मैंने आपको एक हाईलाइट करवाया था कि पॉइंट्स क्या है मिशन स्टेटमेंट के, आप एक मिशन स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करेंगे ये आपको आना चाहिए। ये आपको 4 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। कहता है फॉलोइंग पॉइंट्स है, जैसे गुड मिशन स्टेटमेंट हाईली पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, सारी बातें पढ़ चुके आप। उसके बाद वो क्या कहता है कि स्पेशल अपनी आइडेंटिटी क्या है उसको स्पेसिफाई करना है। व्हाट नीड्स टू इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई, आप मार्केट को क्या देना चाहते हो। उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, कंपटेंस क्या रहेगा आपका, और मिशन जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता कभी भी, ठीक है। अगर आप ऐसा लेके चलोगे तो आप फेल हो जाओगे। फिर ये कुछ आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है सर, सेल्फ रीडिंग के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इग्नोर मत करना, एग्जाम में पूछ लेगा फिर आपसे दिक्कत हो जाएगी, कृपया करके इसको करके जाइएगा, ठीक। उसके बाद है व्हाट इज द मिशन स्टेटमेंट, आप डिफाइन कर सकते हो। स्टेट द पॉइंट्स दैट मे बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग मिशन स्टेटमेंट। शेयर्ड विजन एंड विजन शेयर्ड, सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं आपको इसमें एक ट्रिक देता हूँ। जैसे आपका मैनेजमेंट होता है, 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड बॉटम। जब CEO ने या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ स्ट्रेटजी बनाई या फिर उसके अकॉर्डिंग उसका विजन बनाया और सभी लोगों को बोल दिया इसको फॉलो करना है, तो ये हो गया विजन शेयर्ड। मतलब उन्होंने प्लान किया, उन्होंने डिसाइड किया और सबको बता दिया दिस इज विजन शेयर्ड। और शेयर्ड विजन क्या होता है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने पहले सबसे पूछा, इनसे भी पूछा, इनसे भी पूछा, इनसे भी पूछा, और फिर अपना अगर विजन आप बना के बॉटम टू टॉप चाहते हो, ठीक है सर, तो इसको हम बोलते हैं विजन शेयर, सॉरी शेयर्ड विजन। विजन शेयर्ड ये है जब टॉप ने बनाया सबसे शेयर कर लिया। और इसमें जब आप लोगों से पूछते हो कि लोगों की मतलब प्राइस वाला कहता है सर ये वाला प्राइस होना चाहिए, प्रोडक्ट वाला कहता है सर ये वाला प्रोडक्ट अब मार्केट में आना चाहिए, जब उन लोगों से पूछते हुए आप अपनी प्लानिंग डिसाइड करते हो तो वो होता है शेयर्ड विजन, ठीक है, ओके। उसके बाद यू आर अपॉइंटेड एज स्ट्रेटजिक मैनेजर ऑफ XYZ कंपनी। बीइंग अ स्ट्रेटजिक मैनेजर व्हाट शुड बी योर टास्क टू परफॉर्म, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसने क्या बोला, स्ट्रेटजिक मैनेजर हो आप, और स्ट्रेटजिक मैनेजर के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कहने के लिए 3 नंबर का है लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा खाएगा। देखो इसमें सारे पॉइंट्स हैं, तो ये मार्किंग 3 मार्क की है, लेकिन अब जो आएगा ये क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट, वेयर आर वी नाउ, हम अभी कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हाउ माइट वी गेट देयर, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इवेल्यूट करो फिर कंट्रोल करो। जो 5 स्टेप सीखे थे ऐसे मॉडल के वही हैं। उसके बाद भैया यहाँ पे केस स्टडी है। चलिए आपके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या करना है, फेस कैम के साथ मतलब मोबाइल के साथ ऐसे कैमरा लेना है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या था। उसके बाद जो भी इसके क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है इसके 4 क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है और क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया ये आंसर होगा। अगर आप ये ऐसा करके देते हैं मुझे, मैं आपके लिए एक कैश प्राइस रखता हूँ इसके लिए, और इसके लिए आपके लिए चलो कैश प्राइस रखता हूँ 501, 501 रुपये का। अब देखते हैं कौन जीतता है इसे, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो बना के मुझे 9354719404 पे फॉरवर्ड कर देना है व्हाट्सएप पे। अगर आपको लग रहा है कि आपके वीडियो का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, नहीं भेज पा रहे हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर देना। टेलीग्राम पे साइज़ की लिमिट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कौन जीतता है। मैं चाहूँगा कि आप सभी करें। सर आप नहीं कराओगे, कराऊंगा ना, मैं भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार ट्राई कर लो, ठीक, ओके। उसके बाद है टू कन्वर्ट स्ट्रेटजिक प्लान इनटू एक्शन एंड रिजल्ट्स, अ मैनेजर मस्ट बी एबल टू डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, मोटिवेट कर सके पीपल को, बुल्ड एंड स्ट्रेंथ कर सके कंपनी कंपटेंसीज को एंड कंपटीशन कैपेबिलिटी को, क्रिएट कर सके स्ट्रेटजी सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट को एंड मीट कर सके और बीट कर सके परफॉर्मेंस टारगेट को। एक्सप्लेन करो प्रिंसिपल एक्टिव स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, स्ट्रेटजी कैसे लगाई जाती है। तो स्ट्रेटजी के बारे में इन्होंने बोला है, ये सारे स्टेप्स आप खुद से देख सकते हो। मेरे लाइक यहाँ पे कोई स्पेशल बात नहीं है जो मुझे सिखानी है, ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इंट्रोडक्शन में। इन्वॉल्व अ फैक्ट ऑफ इंट्रैक्शन एंड ओवरलैपिंग डिसीजन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द फॉर्म। इसे क्या कहोगे, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी। भैया मैं कोई आंसर MCQ का नहीं बताऊंगा, मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो नॉलेज गेन किया उस पर टिक करो कौन सा होना चाहिए। मेरे बोलते ही आपको 5 सेकंड के अंदर में आंसर आ जाना चाहिए। आंसर जो है आपकी बुक के लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आप कोशिश करो। आंसर मैं डिस्कस नहीं करूँगा और बिल्कुल नहीं बताऊँगा इसका आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आना चाहिए। इतना सीखने के बाद सर फिर आप दिखाई क्यों रहे हो, इसलिए ताकि आपको एक आइडिया लगे क्वेश्चन कैसे आते हैं।
डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्यूचर ट्रेंड एंड इवेंट दैट इज इनहेरेंट अनप्रेडिक्टेबल। भविष्य में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के बारे में आज ही डिस्कस किया था। क्या हेडिंग थी वो याद करो। क्या वो स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बारे में बोला था, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट या अनसर्टेनिटी? क्या लग रहा है, अनसर्टेनिटी? मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद चेक करना है। स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटजिक डिसीजन इनकम्पास द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट्स टू बी हैंडल्ड। अब बताओ ये किसने बताया था, तो ये जॉर्ज एंड क्लैर्क ने बताया था। ये आज ही हमने पढ़ा है। सर क्यों बताया आपने इसका आंसर, क्योंकि अभी पढ़ा है, मैंने आपको अभी रीड आउट कराया था। उसके अंदर इट इज़ नॉट अ डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रेटजिक डिसीजन। क्या स्ट्रेटजिक डायमेंशन में नहीं आता? स्ट्रेटजिक डिसीजन इन्वॉल्व कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, स्ट्रेटजिक डिसीजन आर फ्यूचर ओरिएंटेड। ये देखो सी, स्ट्रेटजिक डिसीजन रिक्वायर लो लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। नहीं सर, टॉप लेवल होती है। फिर आप मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं, ठीक है। स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या होता है? क्लियरिटी इन स्ट्रेटजिक इंटेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डैश ऑफ द एंटरप्राइज। प्रोडक्शन प्लानिंग में, एक्सपेंशन प्लानिंग में, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, फ्यूचर सक्सेस एंड ग्रोथ। मैं नहीं बताऊंगा। स्ट्रेटजिक इंटेंट के बारे में हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, आप मार्क करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। स्ट्रेटजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डैश फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल। विजन एंड मिशन स्टेटमेंट होती है, गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस मॉडल होती है, बिजनेस डेफिनेशन होती है। आपको देखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कॉर्पोरेट लेवल को ध्यान में रखते हुए बताना है। तो कॉर्पोरेट लेवल में सिलेक्ट करो क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन है। अब आप कर सकते हो, मैं सोच रहा हूँ मैं अब इतने पे रोकता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। फिर चलो 2-3 क्वेश्चन है और डिस्कस कर लेता हूँ। बस इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, आंसर क्या करना है आपको खुद से सोचना है, ठीक है। और हाँ, अब तक आपने बुक नहीं ली तो जरूर ले लेना, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है फुल मार्क्स के लिए, लिटरली बता रहा हूँ। एक होता है ना कि इससे हमें क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। पूरी सीरीज अच्छे से करना, सारे क्वेश्चंस करना। मैं बोलता हूँ एक भी क्वेश्चन एसएम का इस बुक से बाहर नहीं बनेगा, श्योर हूँ। और जब हमारे एसएम का कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं आपके लिए आरटीपी भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अभी न्यू आरटीपी आपकी आएगी, उसके साथ पिछली आरटीपी को, 1-2 आरटीपी को चेक करते हम देख लेंगे कि हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक। स्ट्रेटजिक विजन पॉइंट्स आउट द पर्टिकुलर। क्या बताता है स्ट्रेटजिक विजन? डायरेक्शन बताता है। चार्ट अ स्ट्रेटजिक पाथ टू द फॉलोड इन अ फ्यूचर, मोल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या डायरेक्शन बताता है, क्या स्ट्रेटजिक पाथ बताता है, क्या मोल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी बताता है? मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको सोचना पड़ेगा। जाइए पैराग्राफ पढ़िए। देखो एमसीक्यू करने का तरीका क्या होता है, पहले नॉलेज को गेन करो कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझो कि इस पर क्या आईसीआई पूछ सकता है, ठीक। मिशन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडिंग क्या है, वेयर वी आर, व्हाट इज आवर अचीवमेंट, वेयर आर वी गोइंग, हाउ टू ऑर्गेनाइज। तो वेयर वी आर, हम कहाँ हैं, हमारी अचीवमेंट क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज, बताइए सर क्या है। आपके लिटरली अगर आपने सीरियसली चैप्टर को पढ़ा है तो आपके दिमाग में 1 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए कि क्या था ये। लिटरली अगर आपसे देरी हो रही है तो आपने कोई गलती की है, दोबारा से जाइए बुक पढ़िए, ठीक है। व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू, हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं आज में, इज रिजॉल्व बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स विजन, मिशन, स्ट्रेटजी एंड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। लिटरली आपके दिमाग में मिशन आंसर अगर आ चुका था तो लिटरली यू आर ऑसम, और अगर आप नहीं आया था इसका मतलब आपने पढ़ने में कोई गलती की है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिनिश करते हैं। अलविदा चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल बेस्ट, टू टेक केयर एंड बाय बाय। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज अच्छे से करिएगा और जितनी कोशिश हो सके कीजिएगा कि आप रिवाइज करें एक बार। अच्छा मैं करवा दूँ क्या, मैं करवा दूँ, ओके। चैप्टर एक बार रिवाइज कर दें क्या, ओके। बट मैं सोच रहा था चलो 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 रिवाइज कर ही लेते हैं, टाइम है मेरे पास, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। सर 10 मिनट में सच में रिवाइज करवा दोगे? हाँ आइए देखते हैं। अभी आपने अगर चैप्टर मेरे साथ पूरा पढ़ा था मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है? तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। इसमें ये देखते हैं हम आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, ईयर एंड पे क्या करेंगे। स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव को चेक करता है कि हाँ मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, और अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो फ्यूचर के लिए प्लान करता है कि मुझे फाइनली क्या अचीव करना है और मार्केट को क्या सर्व करना है, ओके। उसके बाद है डीलिंग विद अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कैसे भी हो सकता है। इसका तरीका क्या है होगा कि जो भी समस्या आ रही है आप उसका एक बंडल बना लें, उसमें ये चेक करें कि एक जैसी समस्याओं का ग्रुप बना लें, और उसमें जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल आपकी सिचुएशन है जिसकी वजह से ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ रुक सकती है उसको सबसे पहले सॉल्व करें।
उसके बाद यहाँ पे बताया गया है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन जो स्ट्रैटेजिक होता है वो टॉप लेवल लिया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। फिर जॉर्ज एच ग्लूवर्क ने एक डेफिनेशन दी और उसके ऊपर एक एमसीक्यू भी था जो हमने आज सॉल्व किया था। उसके बाद डायमेंशंस के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया लॉन्ग टर्म होता है, गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट करता है, जिसमें हमने एक स्पेशली वर्ड पढ़ा था, यहाँ पे आओ मैं दिखाता हूँ आपको, दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्म। ठीक है, उसकी गोइंग कंसर्न, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बोला था एक धारी दो धारी तलवार। इसका मतलब एक चीज़ की दो इम्पैक्ट होते हैं। आप जब भी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो दूसरे पे ऑटोमेटिक इम्पैक्ट आता है, इसका ध्यान आपको रखना होगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ R&D के लिए कॉस्ट वगैरह और रिसोर्सेज वगैरह इन्वॉल्व होती है, टॉप मैनेजमेंट शामिल होते हैं। और इसमें मेरे हिसाब से एक लास्ट पॉइंट रह गया, वो है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। मतलब इन्वायरमेंट में चेक करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। इसके बाद स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें हैं, विजन है, मिशन है, आपके ऑब्जेक्टिव है, आपका गोल है। इन चारों बातों को अगर आप लिख देते हो वही स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है। इसमें ये बताता है आज आप क्या हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनने वाले हो, उसके लिए आपका विज़न क्या है, विज़न के अकॉर्डिंग आप अपना मिशन जो है उसे प्रिपेयर कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को डिसाइड कर लो और फाइनली बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज़ करो कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। दिस इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इसमें फिर हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल और गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो विजन क्या होता है, विजन आगे भी हेडिंग में आने वाला है इसलिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मिशन भी आने वाला है, नहीं पढ़ाऊंगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी अभी हेडिंग में आएगा, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा। बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। बिजनेस डेफिनेशन एंड मॉडल ये कहता है, जैसे मैंने लास्ट पार्ट में आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप क्या हैं पहले आप ये डिफाइन कीजिए। आप लोगों को क्या सर्व करेंगे वो डिफाइन कीजिए। फिर मैंने आपको ई-मिथ बुक का रेफरेंस दिया था। मैंने कहा था आपको एक मॉडल क्रिएट करना है ताकि आपने एक सीए फर्म बनाई, आपने एक ब्रांड बनाई, उसके बाद आपको लाइफ टाइम उसमें काम नहीं करना है। अपने अंडर दूसरे सीए रखने हैं, दूसरे वर्कर्स रखने हैं, आर्टिकल्स रखने हैं कि वो आपके लिए जा के काम करें और उनके बेसिस पे आप रेवेन्यू अर्न करें। दिस इज योर बिजनेस मॉडल। ओके, उसके बाद इन्हीं चीज़ को दोबारा से पढ़ लेते हैं। विजन क्या होता है? विजन ये बताता है कि फ्यूचर में मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मैं अपनी डेस्टिनी क्या डिसाइड कर रहा हूँ। दिस इज माई विजन। इसमें कुछ बातें होती है कि ये रोड मैप होता है कंपनी के फ्यूचर का, ये फ्यूचर को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। इसमें हमारा इंटेंशन दिखा जाता है, हमारी कैपेबिलिटी देखी जाती है, मैनेजमेंट क्या पॉलिसी ले रही है कस्टमर एंड सोसाइटी को सर्व करने की, मैनेजमेंट की इंस्पिरेशन क्या है। जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा आप अच्छी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके अंदर एस्पिरेशन होनी चाहिए, एक अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे किसी के लिए कुछ करना है। वेयर वी आर टू गो, ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। और हमारा डायरेक्शन क्या होगा, हमारी चार्ट क्या होगी, स्ट्रेटजिक पाथ क्या होगी, लॉस प्रॉफिट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें सोचते हुए चलना पड़ेगा। और एक बात और, इसमें 3 एलिमेंट होते हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इसमें मिशन स्टेटमेंट होती है आपकी, इसमें हमें देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हमें सोचना पड़ेगा और कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लियर एंड स्पेसिफिक टर्म में। उसके बाद एग्जाम्पल है विजन मिशन की, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप खुद से पढ़ेंगे। मिशन की बात कर लेते हैं। मिशन ये कहता है कि भैया आप फ्यूचर में जहाँ पहुँचना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन आज में शुरुआत कहाँ से करोगे, ये मिशन बताता है। बोलता है आज मैं क्या हूँ और आज मैं कौन हूँ, इस चीज़ से डिसाइड करो कि मुझे स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे, कितनी स्पीड से लेने पड़ेंगे, कितना टाइम देना पड़ेगा, आज से डिसाइड इसे करना होता है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन क्यों होना चाहिए और गाइडलाइंस क्या है इसके लिए कि ये फिलोसफिकल होता है, लोग को मोटिवेट करता है, क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है। इसमें कुछ चीज़ें होती है, आपकी स्पेशल आइडेंटिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, आप लोगों को क्या देना चाहते हो और विच दे आर डेवलप्ड, आप क्या बना रहे हो, इन चीज़ों के बारे में इसमें लिखा होता है। इसके बाद इसमें बात आई कि अगर आपको एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप आज में क्या हो, आपके पास आज क्या है, आपका विजन क्या है, फ्यूचर पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ये ऐसा होना चाहिए जो एग्जिस्टिंग टर्म्स में होना चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, इसे पढ़ के लोग मोटिवेट हों। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे को टॉपिक बताना था आपको गोल एंड ऑब्जेक्टिव। गोल कहता है कि मैं इतना कमाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कहता है आज मैं क्या कमाऊंगा, 4 महीने में क्या कमाऊंगा। वो फ्यूचर की बात तो करता है गोल, लेकिन ऑब्जेक्टिव कहता है कि कितने समय में। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन कितने समय में कितना बड़ा बनना है ये ऑब्जेक्टिव हमें बताता है। गोल जो होता है वो ओपन एंडेड होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्लोज एंडेड होता है। गोल जो होता है फ्यूचर की बात करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों की बात करता है। फिर मैंने एक लाइन लिखी है रेड पेन से, उसमें यही लिखा था कि ये गोल को ही डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव, लेकिन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में टाइम में कंसिडर करके। ओके,
इसके बाद हमने कहा था ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, कम्पिटेटिव पोजीशन क्या है, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट क्या है, एम्प्लॉय के रिलेशंस क्या है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप क्या है, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटजिक मॉडल के बारे में आया था। फिर स्ट्रेटजिक मॉडल क्या है कि जो भी आपने स्ट्रेटजिक एलिमेंट के इंटेंट के जो भी एलिमेंट पढ़े थे, स्ट्रेटजिक दोनों, दोबारा से बोलो मेरे साथ, शब्द लेके बोलो, आपने जो भी स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा और स्ट्रेटजी के बारे में जो भी आपने उसके एलिमेंट देखे अभी अभी स्ट्रेटजिक इंटेंट के, उसके एलिमेंट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल होता है। इसमें जनरल ओवरव्यू होता है, मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होगी, क्या काम करेगा, ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, विजन मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजिक एनालिसिस, चॉइसेस ऑफ द गोल, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, फॉर्मेशन कैसे करेगी, इंप्लीमेंट कैसे करेगी, इवोल्यूशन कैसे करेगी, इन सभी चीज़ों में इसको रखा जाता है। कम्युनिकेशन लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कस्टमर का कि क्या ये सारी चीज़ें सही हैं या इसमें हमसे कोई गलती हो रही है, क्योंकि अच्छी स्ट्रेटजी ही सब कुछ नहीं होती है, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कराना, टाइम टू टाइम कंट्रोल एंड मेजर करना, ये भी उसमें देखा जाता है। उसके बाद इसने कहा कि कोई भी आप ऐसा मॉडल बना लेते हो, इसका मतलब कभी भी ये नहीं कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आपको दिक्कत भी आ सकती है, गलतियां भी हो सकती है, तो आपको टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे दोस्त, इसके बाद ये आपके लिए चार्ट था, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद स्टेजेस क्या क्या होती है, तो भैया इसमें 5 स्टेजेस थे, ये मैंने होमवर्क दिया था रीड आउट करने के लिए बुक में से, बहुत ही बेहतर तरीके से ये बुक है, अच्छे से पढ़ेगा। और लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करो ना करो, कपड़ों पे करो ना करो, डाइट पे करो ना करो, माइंड पे जरूर किया करो, इसी से हमारी एक्चुअल जो है वो ग्रोथ होती है। इसमें हमने 5 स्टेप्स देखे, पहले अपना विजन बना लो, मिशन बना लो, गोल सेट कर लो, ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमें किस स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन करना है। तो स्टेप 1 में इन चीज़ों को सेट किया जाता है। स्टेप 2 ये कहता है कि इन्वायरमेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करो। इन्वायरमेंट को एनालिसिस करने का मतलब होता है अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इन्वायरमेंट को सॉरी ऑन माई साइड, इन्वायरमेंट को जब स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है, और उसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी इनहेरेंट आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है और आपकी कमियां क्या है। इन चीज़ों को मैच करो और देखो हम क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। थर्ड में हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसमें से वो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हैं जो सबसे बेस्ट होती है, उसके बाद उसको हम नेक्स्ट पार्ट में इंप्लीमेंट कर देते हैं। फिफ्थ में उसे कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। उसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप कि भैया हम कंट्रोल में ये चेक करते हैं कि कहीं स्ट्रैटेजी गलत बनी है या स्ट्रैटेजी को लगाने वाले लोग गलत हैं। कई बार स्ट्रैटेजी गलत लग जाती है और लोग सही काम कर रहे होते हैं तो भी हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो गलती थी, या फिर स्ट्रैटेजी सही बनी है, लोग सही से काम नहीं कर रहे, उसको अप्लाई नहीं कर रहे, तो भी हमारा रिजल्ट गलत हो जाता है। इसी के साथ चैप्टर 3 ओवर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जाके लिखिएगा कि क्या मेरे एफर्ट्स आपकी लाइफ में चेंज कर रहे हैं, आपको इस वीडियो की सीरीज़ में क्या सबसे अच्छा लगा वो भी मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। और लिटरली मेरी साइड से गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। 501 रुपीज़ का आपको फ़ोनपे से कैशबैक मिलेगा कि स्टडी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर मुझे किसी का वीडियो पसंद आए मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगा, नहीं आए तो मैं खुद से एक क्वेश्चन जो छोड़ा है उसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि अराउंड 20 मिनट्स मुझे उस क्वेश्चन के लिए चाहिए। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।